8 तारीख को प्रोटेस्ट शुरू और 9 तारीख को सरकार गिर गई। राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया, पार्लियामेंट जल के खाक हो गया और 22 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक्स पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सबको पीटा गया। पीएम के, मिनिस्टर्स के, सबके घरों में आग लगा दी गई। कुल मिला के पूरा नेपाल तहस नहस हो गया है। 8 सितंबर 2025 नेपाल का ब्लैक डे बन गया और 9 सितंबर 2025 एक हिस्टोरिक डे। मगर ऐसा क्यों हुआ और एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन है इसके पीछे की कहानी, या फिर कुछ और ही मैटर है? और कैसे ये प्रोटेस्ट बस प्रोटेस्ट नहीं रह गया, अब टेररिज्म बन गया है? चलिए इस वीडियो में इसको हम जानते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। 4 सितंबर 2025 में सोशल मीडिया एप्स पे नेपाल की सरकार ने बैन लगा दिया। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, उन सभी ऐपों पे बैन लगा दिया गया। अब बैन के पीछे कोई तो रीजन होगा, तो रीजन दिया गया कि ये ऐप नेपाल के रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिससे फेक न्यूज वगैरह स्प्रेड हो रहे थे और बात इंटरनल सिक्योरिटी पे आ गई थी। पर असली बात बिल्कुल अलग थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नेपाल के गवर्नमेंट के खिलाफ ऑनलाइन काफी क्रिटिसिज्म वाले पोस्ट अपलोड हो रहे थे, जिनमें उनको भर भर के कोसा जा रहा था। लोग नेपाल के पॉलिटिशियन के बच्चों, कपड़ों और लिविंग स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर रहे थे। वो अकाउंट ये दिखा रहे थे कैसे नेपाली पॉलिटिशियन, जिन्हें वहाँ की जनता ने इलेक्ट करके वो पावर दिया कि वे देश का कुछ भला कर सके, लेकिन वो देश के बावजूद अपनी फैमिली का ही भला कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, नेपाली गवर्नमेंट कितनी ज्यादा करप्ट है ये सब भी एक्सपोज हो रहा था। इसके वजह से पूरे देश का नागरिक इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ सवाल करने लगा था और पॉलिटिशियंस को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बांसुरी से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी वहीं आगे जाके एक बॉम्ब का रूप लेने वाला है। इस बैन के बाद मानो कि पूरे नेपाल के लोगों की आवाज ही छीन ली गई। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो शांत से शांत लोग भी पागल हो जाते हैं। वही हुआ नेपाली जनता के साथ। सालों से बेरोजगारी और गरीबी में रह रही नेपाली जनता को जब दिखा कि उनके वोट से ही ये लोग अरबपति बने बैठे हैं, उनके बच्चे विदेश में रह के मौज कर रहे हैं और वो जितने की घड़ी पहन रहे हैं उतने पूरी की पूरी नेपाली जनता की एक साल की कमाई भी नहीं है। और इन सब चीजों का पैसा आ कहां से रहा है? नेपाली जनता से। ये वही पैसे हैं जो नेपाली जनता के काम आने वाले थे, लेकिन वो पैसे पॉलिटिशियंस के जेब गर्म करने के काम आ रहे थे। ऊपर से सोशल मीडिया जो उन लोगों की इकलौती आवाज थी। कई लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी वही था। कई बिजनेसेस डिपेंडेंट थे सोशल मीडिया के ऊपर। एक तो बेरोजगारी और ऊपर से थोड़ा बहुत जो लोग सोशल मीडिया से कमा रहे थे उन सबकी कमाई एक झटके में छीन ली गई। इन सबसे तंग आके नेपाली जनता ने 8 सितंबर के दिन प्रोटेस्ट निकालने का ऐलान किया और 8 सितंबर का दिन नेपाल की हिस्ट्री में ब्लैक डे के नाम से दर्ज हो गया। जगह था काठमांडू, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ यूथ इकट्ठा हुए। उन सभी की जबान पे एक ही आवाज थी कि स्टॉप करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। ये मार्च सीधा पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफिसेज की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने ब्रूटल क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। टीयर गैस, रबर बुलेट्स, वाटर गन और रियल बुलेट्स भी यूज होने लगे। इन सब चीजों से 22 लोगों की जान चली गई और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और जब यूथ ने अपने भाइयों और दोस्तों को ऐसे मरते देखा तो उनका गुस्सा और ब्लास्ट हो गया। क्राउड ने एक एम्बुलेंस को आग लगा दी। पार्लियामेंट बिल्डिंग और सिंगा दरबार, जहाँ पे पीएम की ऑफिस है, उसे भी आग लगा दिया गया। नेपाली कांग्रेस के ऑफिस और कुछ मिनिस्टर्स के घर तक को जला दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोटेस्टर्स ने फाइनेंस मिनिस्टर वर्षा मानपून और होम मिनिस्टर रवि लवी छन्ने के घरों को भी आग लगा दिया गया। उनके कॉन्वॉय को सड़क पे घेरा गया और नेपाल का सेफ जोन काठमांडू एक वार जोन बन गया। अगली सुबह 9 सितंबर ओली गवर्नमेंट बिल्कुल कॉर्नर में आ गई। प्रेशर में सोशल मीडिया बैन तुरंत विड्रॉल किया गया, लेकिन तब तक पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया था। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने तुरंत रेजिग्नेशन दे दिया। कैबिनेट का एक बड़ा हिस्सा कोलैब हो गया। कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एक साथ रिजाइन कर दिया। पूरी सरकार कोलैप्स कर गई। राष्ट्रपति भवन से लेके मिनिस्टर के घरों तक को आग से जला दिया गया। मिनिस्टर्स को रास्ते पे दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और कुछ को तो आर्मी हेलीकॉप्टर्स बचा ले गई। मगर इन प्रोटेस्टर्स के जो हाथ में आया वो सब खत्म हो गया। देखो, समझ में आ रहा है कि करप्शन का गुस्सा था और अपने भाइयों के मौत का भी, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। तो इन प्रोटेस्टर्स ने जालानाथ खनल के घर को भी आग लगा दी, मगर उस घर के अंदर उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार भी मौजूद थी, जो अंदर ही फंसी रह गई और बुरी तरीके से जल के मर गई। जो कार्रवाई पुलिस ने किया वो गलत था, क्योंकि उन्होंने निर्दोष और मासूम लोगों को टारगेट किया। मगर इन प्रोटेस्टर्स ने भी तो वही कर दिया। आखिरकार पीएम की वाइफ भी तो निर्दोष ही थी। जब बात पीएम की वाइफ और उनके बच्चों तक आ जाए और उनको फिजिकली टारगेट किया जाए तो वो प्रोटेस्ट एक प्रोटेस्ट नहीं, टेररिज्म बन जाता है। इन सब के बाद नेपाली आर्मी ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि उनके प्रोटेस्ट के आड़ में मंदिरों को और बैंकों को भी टारगेट किया जा रहा था। जो कि आपको पता है जेल वगैरह की ताले भी वहाँ पे टूट चुके हैं और काफी सारे कैदी भी उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो इसी कारणों से नेपाल इस टाइम पे पूरे हाई अलर्ट पे है। एंटी करप्शन के नाम पे हुई ये प्रोटेस्ट एक अलग ही मोड़ ले लिया है और अब देखना यही है कि आगे नेपाल में होता क्या है।